आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा था। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आप सभी को पढ़ा चुका था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है 5 तो महत्वपूर्ण जो कवि थे उनके अलावा भी हिंदी साहित्य में कवियों का योगदान है। आज हम जो साहित्य इतिहास लेखन के जो कवि हैं उनको भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रमा शुक्ल रसाल। आज हम पढ़ेंगे रमा शुक्ल रसाल के बारे में। रमा शुक्ल रसाल के बारे में आज विस्तार पूर्वक से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले कवि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। इधर उधर की बातों को हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें हमारा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान रखना है। हमारे टॉपिक की ओर हम सीधा मुँह करते हैं। रमा शुक्ल रसाल के ग्रंथ का नाम है या जिसका रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। महत्वपूर्ण है रमा शुक्ल रसाल भी। इनका प्रकाशन 1931 में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1931 में। अब इन्होंने काल विभाजन दिया है जो महत्वपूर्ण है। काल विभाजन ही रमा शुक्ल रसाल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को दोहरे नामकरण के साथ निम्नानुसार 3 भागों में वर्गीकृत किया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इनके ग्रंथ का नाम है, यानी इनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 है आदिकाल। उसके बाद हमारा जो दूसरा है, यानी हम सीधी चर्चा करते हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा वर्तमान काल। पहला आदिकाल है 1000 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक, जिसको इन्होंने हिंदी साहित्य की बाल्य व्यवस्था भी कहा है। यानी इन्होंने जो आदिकाल है इसको इन्होंने बाल्य व्यवस्था कहा है, बाल्य अवस्था कहा है। इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पूर्वार्ध आदिकाल, जिसका समय 1000 विक्रम संवत से 1200 विक्रम संवत तक, यानी 200 का डिवाइड किया है। उसके बाद उत्तरार्ध आदिकाल, जिसको 1200 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक। उसके बाद इसका जो दूसरा काल विभाजन है, दूसरा यानी 3 भागों में विभाजित किया। दूसरे का नाम मध्यकाल, हिंदी साहित्य की किशोरा व्यवस्था 1400 विक्रम संवत से 1800 विक्रम संवत तक। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पूर्वार्ध मध्यकाल 1400 विक्रम संवत से 1600 विक्रम संवत तक। दूसरा भाग इन्होंने उत्तरार्ध मध्यकाल 1600 से लेकर के 1800 विक्रम संवत तक रखा है। अगर ईस्वी निकालना है तो आप विक्रम संवत में 1457 वर्ष घटा करके ईस्वी निकाल सकते हैं। हमारा तीसरा इनका जो काल विभाजन है वह है कि वर्तमान काल, जिसको हिंदी साहित्य की युवा व्यवस्था कहते हैं। आज की जो युवा व्यवस्था को इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसका पहला है वो परिवर्तन काल 1800 विक्रम संवत से 1901 वर्ष, और दूसरा वर्तमान काल यानी 1900 लेकर 1900 विक्रम संवत से अब तक। अब इसके अलावा
जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये है कि रमाशंकर रसाल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को जय काव्य काल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल कहा इन्होंने। यानी रमाशंकर रसाल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को तो जय काव्य काल कहा है, आदिकाल को जय काव्य काल कहा है, और रीतिकाल को इन्होंने कला काल कहा है। रीति में कला काल के रूप से इन्होंने विभाजित किया है। इनका नाम आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल के नाम से पुकारा है। इनके द्वारा रचित 2 रचनाएं प्रमुख है। एक का नाम हिंदी के अंदर यानी साहित्य प्रकाश, दूसरे का नाम साहित्य परिचय है। पहली साहित्य प्रकाश, दूसरी साहित्य परिचय। अब हम दूसरे कवि की पढ़ेंगे। दूसरा कवि है हमारा, उसका नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा। महत्वपूर्ण स्थान है इनका हिंदी साहित्य में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश में हुआ। रचना का नाम, इनकी जो रचना है वो भगवान राम के ऊपर आप समझ सकते हो कि आलोचनाएं हैं बहुत होती है। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आप इसको कैसे रखोगे। इनका राम नाम आ रहा है तो राम की आलोचनाएं हैं। रामायण लिखी गई तो उसकी आलोचनाएं भी हुई होगी। यानी भगवान राम की उसकी नगरी के अंदर आलोचनाएं होने लगी थी तो सीता को इन्होंने जंगल में छोड़ा था तो आलोचनाएं हो गई। राम की आलोचना यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एक मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है। प्रकाशन वर्ष 1938 में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है 1931 में और इनका 1938 में है। आपको याद रखना है। काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अनुसरण किया, यानी उनकी नकल की है इन्होंने और इनको 4 काल खंडों में बांटा है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 संधि एवं चारण काल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि एवं चारण काल सीधा प्रश्न आया था कि किस कवि ने या किस लेखक ने काल विभाजन में संधि एवं चारण काल में विभाजित किया था। सीधा प्रश्न पूछा गया था। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बांटा था। काल विभाजन पहला संधि एवं चारण काल 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। इनमें यानी संधि काल को पहला भाग संधि काल 750 से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक। दूसरा था इसका चारण काल यानी 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा इनका था रीति काल यानी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। जो इनमें से महत्वपूर्ण है मैंने बताया आपको कि संधि एवं चारण काल किसने विभाजित किया आदिकाल में, तो राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा की पुस्तक का नाम राम की आलोचनाएं होने लग गई थी, यानी हिंदी साहित्य के अंदर आलोचना का इतिहास, जिसका 1938 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन वर्ष हुआ। जन्म 1905 में होता है सागर मध्य प्रदेश में। अब इनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी ओर हम ध्यान आकर्षित करते हैं। नंबर 1, इस ग्रंथ में मौलिकता का अभाव मिलता है, यानी मौलिकता नहीं मिलती। इनका ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इसके अंदर इन्होंने आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के हिंदी यानी साहित्य ग्रंथ का अनुसरण किया है, अपना कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो तीसरा है वह है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है, इसलिए इसे अधूरा ग्रंथ माना जाता है। यानी इन्होंने अपने ग्रंथ लिखा उसके अंदर भक्ति काल तक का
काल विभाजन तो इन्होंने आधुनिक काल तक कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो वर्णन है वो भक्ति काल तक का ही, यानी 1700 विक्रम संवत तक का वर्णन किया। क्या अधूरा वर्णन कभी सक्सेस हो सकता है, सफलतापूर्वक हासिल नहीं हो सकता कोई भी चीज़ है, तो इसलिए इसको नकारा गया। उसके बाद चौथी है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में 700 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक का ही वर्णन किया है, यानी 700 से लेकर के 1700 तक हो गई, यानी भक्ति काल तक का वर्णन इन्होंने कर दिया। इन्होंने आदिकाल को संधि और चारण काल के नाम से विभक्त किया। यह लाइन महत्वपूर्ण है। संधि एवं चारण काल के नाम से आदिकाल को इन्होंने विभक्त किया है। आदिकाल को किस कवि ने संधि एवं चारण काल माना है, प्रश्न आया था, तो किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चौथा है, इन्होंने भक्ति काल के वर्गीकरण में शुक्ल जी के निर्गुण भक्ति काव्यधारा को संत सूफी काव्यधारा, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है, मैं कह रहा हूँ आपको कि एक एक लाइन से प्रश्न उठेगा, एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने भक्ति काल के वर्गीकरण में जो शुक्ल जी के निर्गुण भक्ति काव्यधारा है उसको इन्होंने संत सूफी काव्यधारा कहा है। यानी हमने सबसे पहले रमाशंकर रसाल पढ़ा, उसके बाद रामकुमार वर्मा, अब हम पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर किसी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर किसी ने खंडन किया है तो एकमात्र है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे नहीं कि ऐसे ही उनकी बातों का खंडन किया, बिल्कुल वैचारिक रूप से प्रमाण के साथ इन्होंने खंडन किया है। तो हम पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। रामकुमार वर्मा का 1905 में हुआ था, इनका 1907 में हो गया। उनका सागर मध्य प्रदेश में स्थान था। इनका जन्म स्थान है आर्त दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। आर्त दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। निधन 19 मई 1979 ईस्वी नई दिल्ली में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नंबर 1, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। उनका हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी के अंदर, और 1952 में ही तीसरे हिंदी साहित्य का आदिकाल के रूप में इन्होंने अपने ग्रंथ का प्रकाशन किया था। पहली रचना का नाम हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, दूसरी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, तीसरी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। महत्वपूर्ण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वैचारिक दृष्टि से आज्ञा रामचंद्र शुक्ल के प्रतिद्वंदी रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इसका खंडन ऐसे ही कर दिया हो। इन्होंने उदाहरण के साथ वैचारिकता के साथ उनका खंडन करते हुए डटकर के मुकाबला किया है। एकमात्र हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमाणों का खंडन करते हैं। अब हम इनके काल विभाजन की ओर रुख करते हैं। इनका काल विभाजन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इनको मान्यताएं प्राप्त हो गई। जो इन्होंने काल विभाजन दिया उसको हम पढ़ रहे हैं आज, तो ये और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में वर्णित किया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, और रीतिकाल को 1600 ईस्वी से
1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से वर्तमान काल तक महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया है, यानी और सारा का सारा सेम है, दोनों का जो काल विभाजन है वो दोनों का सेम है, लेकिन पहला काल विभाजन है उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, उसको इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। अब इनकी जो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हम बहुत ही गहराई से समझते हैं। नंबर 1, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बड़े आलोचक रहे हैं, ये चर्चा हमने कर ली। दूसरा है कि इन्होंने शुक्ल जी के मतों का खंडन सटीक प्रमाणों के साथ किया है। तीसरा है, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम कालखंड वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर के संबोधित किया है, जो सर्वमान्य है। चौथा है, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का काल कहा है। पांचवा, इन्होंने अब्दुल रहमान, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि इनको माना है, अब्दुल रहमान को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को माना है। छंद वर्णन की महिमा को प्रथम ग्रंथ मानते हैं और महाकवि है आचार्य प्रसाद, यानी रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि है वो चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी के द्वारा टैगोर पुरस्कार मिला था इनको, 1962 में बंग साहित्य अकादमी के द्वारा, और 1962 में टैगोर पुरस्कार मिल गया। 1973 में आलोक पर्व निबंध पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1973 में मिला था। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों के मत कि भारत में भक्ति का उदय इस्लामिक आक्रमण के कारण हुआ का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि इस्लामिक आक्रमण के कारण, यानी आक्रमण का विरोध करते हुए भक्ति काल के उदय का कारण है वो स्वाभाविक प्रवृत्ति को माना है। क्यों माना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति काल का जो उदय है वो मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ था। उस वक्त मुसलमानों ने आक्रमण किया, जनता बड़ी हताश थी, डर में थी, तो जनता ने उस वक्त जो लोग थे उन्होंने मुसलमानों के डर से है वो भक्ति की ओर अग्रसर हो गए, भगवान के ऊपर विचार करने लगे कि अब तो आप ही हो। तो इसका खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है कि भक्ति का काल इस्लामों के आक्रमण के वजह से नहीं हुआ। अगर इस्लामों के आक्रमण की वजह से होता तो सबसे पहले भक्ति का आगमन है वो उत्तर भारत में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत सबसे पहले मुसलमानों ने है वो अपना वर्चस्व स्थापित है उत्तर भारत में ही किया था, और भक्ति का उदय है वो दक्षिण भारत में होता है। तो रामानंद की एक पंक्ति है कि द्रविड़ भक्ति उपजे दक्षिण के अंदर, यानी द्रविड़ का मतलब दक्षिण है, उत्तर में लाए रामानंद, तो उत्तर में रामानंद जी लेके आए थे, तो दक्षिण में भक्ति का उदय हुआ और मुसलमान सबसे पहले है वो उत्तर में आए और दक्षिण के अंदर भक्ति का उदय हुआ। तो ये कैसे संभव हो सकता है, तो इसका खंडन करते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। इनका प्रसिद्ध कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में कहा है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं वो कबीरदास है। इनका प्रिय कवि कबीरदास है, लेकिन कथन वो तुलसीदास जी के लिए कहा है। गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का वैज्ञानिक और प्रमाणिकता के आधार पर
खंडन करने वाले लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। यानी प्रिय कवि के बारे में मैंने ऊपर भी लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि है वो तुलसीदास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय कवि है वो कबीरदास है। इस प्रकार आज हमने 3 कवियों को पढ़ा है। पहला रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका जो साहित्य इतिहास है, इनका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में काल विभाजन 3 हिंदी साहित्य के अंदर 3 भागों में विभाजित किया। पहला आदिकाल 1000 से 1400, इसको बाल्यावस्था कहा। पूर्व आदिकाल और उत्तरार्धिकाल 200 वर्ष के रूप में डिवाइड किया। उसके बाद दूसरा मध्यकाल, पूर्वार्ध मध्यकाल, उत्तरार्ध मध्यकाल, इसको इन्होंने किशोरा व्यवस्था कहा है। उसके बाद वर्तमान काल है, इसको हिंदी साहित्य का युवावस्था कहा है। परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इसमें हमने महत्वपूर्ण देखा कि रमाशंकर रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास यानी आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल के नाम से पुकारा। इनके ग्रंथ का नाम साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय है। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरे कवि का नाम रामशंकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राम की आलोचना होती है तो इन्होंने ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास लिखा। जन्म 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश में। 1938 में ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में, इन्होंने 1938 में, यानी इनको 4 कालखंडों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण किया। संधि एवं चारण काल, उसको भी संधि एवं चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब उसके बाद हमने महत्वपूर्ण यह पढ़ा कि जो भक्ति काल है उसको इन्होंने सूफी यानी संत सूफी काव्यधारा पढ़ा, हजारी प्रसाद। उसके बाद हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ा। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था। आर्थ दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। यह वैचारिक दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल के हैं वो विरोधी कवि रहे हैं। काल विभाजन इन्होंने 4 भागों में जो सर्वमान्य रहा है। नंबर 1 आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1400 से 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल है वो 1800 से वर्तमान काल तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया जो सर्वमान्य है। महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ा कि रामचंद्र शुक्ल के आलोचक रहे हैं, मतों का खंडन वैज्ञानिकता की सटीक प्रमाणों के साथ किया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया। उसके बाद अत्यधिक विरोधों का काल का है, इसको आदिकाल को, और इनका जो इन्होंने प्रथम कवि है वो अब्दुल रहमान को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1962 में बंग साहित्य के ऊपर टैगोर पुरस्कार मिला और साहित्य अकादमी है 1973 में आलोक पर्व निबंध के ऊपर इनको साहित्य अकादमी मिला था। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत यानी भारत की में भक्ति के उदय का इस्लामिक आक्रमण के कारण का विरोध करते हुए भक्ति का उदय का कारण स्वाभाविक प्रवृत्ति को माना। मैंने समझाया क्यों माना। उसके बाद प्रमुख कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय रखे। यह कथन इन्होंने तुलसीदास जी की प्रशंसा में कहा है। हजारी प्रसाद यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तो तुलसीदास जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं वो कबीर दास। ऊपर लिख दिया है मैंने, रामचंद्र शुक्ल है वो तुलसीदास जी के प्रिय कवि हैं और हजारी प्रसाद के प्रिय कवि कबीरदास जी हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का वैज्ञानिक और प्रमाणिकता के आधार पर अगर किसी ने खंडन किया है तो उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार आज हमने 3 कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।